हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वी मस्ट नो व्हाट इज फ्रिक्शन। सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। जब भी किन्हीं दो बॉडीज के सरफेस के बीच, जब भी किन्हीं दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो फोर्स बिटवीन द सरफेस विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे बता रहा हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पर एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और अगर इस बॉडी इस तरीके से एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा है और इस पर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। अगर फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा स्मॉल एफ, एंड दिस स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द दीज टू सरफेस। अगर यहीं पे अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें, सपोज करो यहाँ पे जो ब्लॉक है इस पर फोर्स का डायरेक्शन हम लोग इधर कर दें, अप्लाइड फोर्स इधर है, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में वर्क करने वाले फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेज व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन एक्ट्स। दोनों सरफेस के बीच में जब एक रिलेटिव मोशन होता है तो उन दोनों सरफेस के बीच में वर्क करने वाला जो फोर्स होता है, जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक, और एक सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज द सरफेस एंड these are द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेसेज, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस व्हेन देयर इज नो मोशन बिटवीन दीज टू सरफेस। यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो एट स्टैटिक कंडीशन जो इन दोनों सरफेस के बीच में फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर है। यानी कि सपोज करो यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, बट इस फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी इस बॉडी में, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो एट दैट कंडीशन, उस कंडीशन में इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं हम लोग स्मॉल एफ। ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और इसके बाद हमारा एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अब सपोज करो कि इस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एंड आफ्टर एट इंस्टेंट बॉडी इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो बॉडी के स्टार्ट होने से पहले, बॉडी के मूव करने से पहले जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्स फ्रिक्शन बिफोर मूविंग ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन बिफोर मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने वाला, जस्ट इट इज गोइंग टू मूव, तो बिफोर मूविंग इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है, और जब भी बॉडी जस्ट गोइंग टू मूव करने से पहले जो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्स वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलो दूसरा हम लोग देखते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारा है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन, अब देखो जैसे ही बॉडी पर हम, अब देखो बॉडी रेस्ट कंडीशन में कब रहेगी? बॉडी रेस्ट कंडीशन में तभी रहेगी जब हमारा स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल एफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है और इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ वर्क कर रहा है। तो जिस कंडीशन में बॉडी पर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों इक्वल होंगे, उस कंडीशन में बॉडी क्या होगा? स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। अब सपोज करो कि बॉडी पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से बॉडी इज गोइंग टू मूव, तो इन मूविंग कंडीशन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेस इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक, इसको डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जिस कंडीशन में बॉडी मूव करेगा उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं एफ के। ठीक है, एफ के। अगर एफ के इक्वल्स टू कैपिटल एफ होता है, देखो यहां पे अगर एफ के इक्वल्स टू एफ होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन के बीच में एक हम लोग ग्राफ बनाएं, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाएं, तो सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो एट स्टार्टिंग कंडीशन देखो किसी भी बॉडी पे जब हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, दिस इज कैपिटल एफ एंड दिस इज स्मॉल एफ, तो जब बॉडी पे अप्लाइड फोर्स के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एट स्टार्टिंग कंडीशन फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ता है, यानी कि जितना इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा, इन दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ तक फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ने लगा, तो यह है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब फोर्स के एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसके बाद अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज होने लगेगा, इस तरीके से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे अब क्या हो गया? फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां पे हमारा आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से कम होता है। अब देखो अगर फोर्स का वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिक्रीज होता जाएगा, और एक फिक्स वैल्यू के बाद ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू के बाद ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन, कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स के एक फिक्स वैल्यू के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर फोर्स का वैल्यू इससे ज़्यादा करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, बॉडी इज गोइंग टू मूव, बॉडी मूव करने लगेगी। उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, एंड वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस, यानी कि एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्स। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा ही कम होगा, और फोर्स एक निश्चित वैल्यू के बाद इसका भी मान कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी तरीके से बॉडी मूव करती चलेगी। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक हम लोग छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में।
स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो यहां पे अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, एंड ब्लॉक इज इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? अगर इस डायरेक्शन में हम एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, सो दिस इज द एफ अप्लाइड फोर्स, एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा स्मॉल एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इस ब्लॉक का मास वर्क करेगा mg नीचे की ओर, एंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा ऊपर की ओर, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ कहता है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। आर क्या है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एंड एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर, वेयर म्यू एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। सो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर, ठीक। एंड आर का वैल्यू क्या होगा? देखो बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो आर का वैल्यू mg के बराबर होगा, यानी कि इन दिस केस म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस अपॉन mg। सो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक। दूसरा हमारा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो यहां पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एफ एस होता है आर के प्रोपोर्शनल होता है, एंड व्हेन बॉडी इज गोइंग टू मूव, उस कंडीशन में क्या होगा? एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? आर के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो यहाँ पे आएगा एफ के इक्वल्स टू म्यू के आर, वेयर म्यू के इज डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो व्हाट वी कैन गेट हेयर, म्यू के इक्वल्स टू एफ के अपॉन आर, ठीक है। अब देखो हमको म्यू एस मिल गया एफ एस अपॉन एम जी, एंड म्यू के हम लोग लिख सकते हैं म्यू के इक्वल्स टू एफ के अपॉन एम जी। सो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हेयर, वी कैन गेट फ्रॉम हेयर म्यू के, सिंस देखो जो एफ के होता है, एफ के इज लेस देन, सिंस एफ के इज लेस देन एफ के का जो वैल्यू होता है एफ एस से लेस होता है, सो म्यू के इज आल्सो लेस देन म्यू एस, यानी कि जो डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है उसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से हमेशा कम होता है। या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि म्यू के अपॉन म्यू एस, जो म्यू के अपॉन म्यू एस का वैल्यू होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 से कम होगा, यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से हमेशा कम होता है, ठीक। सो दिस इज होल अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। सो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।